क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इसके जैविक कार्यों की व्याख्या कीजिए। अब आपको बेटा बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसके जैविक कार्य क्या है। ये क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में बेटा पूछा जा चुका है और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में आप इसको मान के चलिए। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे देंगे। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, तो हम लोग लिखेंगे बेटा न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से बनते हैं। पहली बात याद रखना कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये कैसे बनते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का अणु 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है और एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, 3 प्रकार के अणु से। 3 के कौन से अणु हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनता है एक पंच कार्बनी शर्करा, एक शर्करा होनी चाहिए 5 कार्बन की, एक नाइट्रोजन क्षारक होना चाहिए और एक फास्फेट समूह होना चाहिए। जब ये 3 चीजें आपस में जुड़ती हैं बेटा तो वहां से बनता है न्यूक्लियोटाइड। वहां से क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनता है। वहां से हमारा जो ऑब्टेंड होता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। पहली बात याद रखना कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। वो 3 प्रकार के अणु कौन कौन से हैं, अब हम लोग अगर इसकी बात करें तो एक पंच कार्बनी शर्करा, एक 5 कार्बन की शर्करा होनी चाहिए, एक नाइट्रोजन क्षारक होना चाहिए और एक फास्फेट समूह होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए बेटा, फास्फेट समूह होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो देखिए ये हो गया बेटा हमारा फास्फेट समूह, इसको क्या कहते हैं बेटा, फास्फेट समूह। ठीक है, और ये हो गई हमारी बेटा 5 कार्बन की शर्करा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, 5 कार्बन की शर्करा। ये हमारा यहाँ से हो गया 5 कार्बन की शर्करा। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 5 कार्बन की शर्करा, ये एच है, ये एच है, ये ओ एच है, ये एच है, ये एच है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन क्षारक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोजन क्षारक। तो देखिए वही बोला गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, फास्फेट आयन, 5 कार्बन की शर्करा और इसके साथ साथ आपका एक फास नाइट्रोजन क्षारक होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलती है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए इसके जैविक उपयोगों की अगर हम बात करें कि जैविक कार्य क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य, तो न्यूक्लिक अम्ल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है बेटा ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है बेटा आनुवांशिक जानकारी का भंडारण और संचार करना। न्यूक्लिक अम्ल का पहला मुख्य कार्य होता है बेटा कि जो आनुवांशिक जानकारी होती है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट की जाती है उस जानकारी को बोलते हैं आनुवांशिक जानकारी। तो डीएनए सभी जीवित जीवों की आनुवांशिक जानकारी, जिसे हम लोग जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, आनुवांशिक जानकारी का ही दूसरा नाम है बेटा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, को संग्रहित करता है। तो याद रखना बेटा डीएनए सभी जीवित जीवों की आनुवांशिकी जानकारी को संग्रहित करता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं बेटा, स्थानांतरित होती रहती हैं। तो इन पहला तो काम है न्यूक्लिक अम्ल का बेटा कि डीएनए जो सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक जानकारी या जेनेटिक ब्लूप्रिंट को संग्रहित करता है और इसका कार्य है कि उस सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो पहला तो कार्य हो गया न्यूक्लिक अम्ल का ये। दूसरा होता है बेटा प्रोटीन संश्लेषण का मार्गदर्शन। किसका बेटा, प्रोटीन संश्लेषण का मार्गदर्शन। तो आरएनए, तो इसमें लिखना है बेटा आरएनए विशेष करके एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए इस आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में बदलने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो हमारी आनुवांशिक जानकारी होती है इस जानकारी को प्रोटीन में बदलने में काम होता है आरएनए में। एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए का ये कार्य होता है कि ये हमारी आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन में बदल देता है। और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आरएनए निभाते हैं उनमें से है एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। ठीक है, जो कोशिकाओं के कार्य के लिए आवश्यक है और ये तीनों आरएनए किसके लिए आवश्यक है बेटा, कोशिका के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन